नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हम आपको डे बाय डे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एक हमारी क्लास नंबर 16 है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो निवेदन करूँगा कि उन बाकी 15 क्लासेज को भी आप ज़रूर देख करके आइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं कि गारंटी दे रहे हैं आपके पेपर में क्वेश्चन इन क्लासेज से बाहर नहीं जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। हमारी इन क्लासेज में जितने भी क्वेश्चन बताएं बस इनको पढ़ लीजिए, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और 100% नंबर की गारंटी। यानी थ्योरी में आपके 38 नंबर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 38 के 38 आपके सही हो जाएंगे। जितने भी ये क्वेश्चन बताएं इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उन 15 क्लास को भी समय निकाल कर अटेंड करके आइए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे और एग्ज़ाम के नज़दीक आपको वो क्लासेस देंगे जिनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन पिछले सालों में। वर्ष 2021, 22, 23 हम पिछले 3 साल से लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। सो आपको वो क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पेपर में सेम टू सेम आपको भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लो, छोटी छोटी सूचनाएं वहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चनों से। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये 3 फेज मोटर के है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास नंबर 16 है। 3 फेज मोटर में क्वेश्चन बहुत है, तो आपको करना क्या है, सीक्वेंसली हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। 3 से 4 क्लास में क्वेश्चन पूरे होंगे। इससे पहले सिंगल फेज मोटरों के हुए थे 2 क्लास में कंप्लीट, ठीक है ना। तो बाद में आपको रिपीटिव क्वेश्चन करवाएंगे। अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ये लगभग आपकी 20 से 25 क्लासेज होगी टॉपिक वाइज की। फिर आपको रिपीटिव क्वेश्चंस की क्लास देंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आए थे। फिर आपको मॉडल पेपर भी कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। देखो वैसे तो स्लिप की गणना करने के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, इन्होंने तो क्लियरली बताया नहीं है। दरअसल यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखोगे ना तो ये देखो स्लिप स्पीड लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्लिप स्पीड होती है आरपीएम में। स्लिप का मतलब क्या होता है, मोटर जिस गति पर चलनी चाहिए थी उससे कम पर चलना। फॉर एग्जांपल एक मोटर 1500 आरपीएम पर चलनी चाहिए थी, मोटर चल रही है 1440 आरपीएम पर। ये जो 60 आरपीएम है ना, ये मोटर की स्लिप स्पीड कहलाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, NS - NR। NS का मतलब है सिंक्रोनस स्पीड, NR का मतलब है रोटर स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड की तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है F × 120/पोल से, ये फॉर्मूला होता है। और रोटर गति की हमें मेजरमेंट लेना होता है, माप लेना होता है, जिसके लिए 2 टूल काम में ले सकते हो आप। टूल क्या, इंस्ट्रूमेंट। एक तो होता है टेकोमीटर जिससे आरपीएम नाप सकते हैं, और एक होता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, आजकल जो लैंपों में प्रभाव होता है उससे भी हम इसका माप कर सकते हैं, जो एक्चुअल स्पीड बताएगा 1440 है कि 1460 है कि 1450 आरपीएम है। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात आती है कि आपसे 2 फॉर्मूले और भी पूछ सकता है। वो अगर आपसे ये कह दे कि अंशीय स्लिप की गणना कीजिए, फ्रैक्शनल स्लिप यानी प्रतिशत में ना हो, तब आपका फॉर्मूला होगा D NS - NR/NS। ये पूछ रहा है इकाई के सापेक्ष, यानी अगर हम 100% स्लिप को 1 माने तो कितनी है ना। जनरली 2 से 4% स्लिप होती है मोटर में, यानी उस दौरान उत्तर हो जाएगा 0.02। तीसरा ऑप्शन आता है प्रतिशत स्लिप का, तो उसे 100 से गुणा और कर दो, परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे इसको 100% माने तो फिर ये 2% हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। बिना लाइक किए नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। प्लीज़ लाइक करने का बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको भी क्लासेस बहुत बेटर तरीके से प्रोवाइड होती है। देखो सवाल देखो। अच्छा एक तो मैं बता रहा हूँ, बार बार बोलता है, डायग्राम वाले जितने भी है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, सीबीटी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन होंगे आपके सामने। पढ़ो इस डायग्राम को अच्छे से। सवाल पूछ रहा है कि ये कंट्रोल सर्किट कौन सा है, किस प्रकार का दिखाया गया। देखो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 सर्किट बनते हैं। एक को बोलते हैं पावर सर्किट, जिसका काम होता है केवल RYB 3 फेज मोटर को ले जाना। एक होता है कंट्रोल सर्किट, जिसका काम होता है स्टार्ट स्टॉप ट्रिपिंग का इंडिकेशन देना, ऑन ऑफ करना, ट्रिपिंग देना, ये सब काम कंट्रोल सर्किट का होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये सिंगल फेज़ का कंट्रोल सिस्टम ही है। हालांकि इसने 2 फेज़ों के बीच में दिखाया है, कोई बात नहीं, 415 वोल्ट का भी बनाया जा सकता है, 110 वोल्ट का भी कंट्रोल सर्किट होता है। ये प्रैक्टिकली काम आएगा। खैर अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो कहीं जाओगे जॉब के लिए तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से फेज आता है, स्टॉप स्टार्ट होते हुए ये ओवरलोड का है और ये हमारी मेन कॉइल है जिसको सप्लाई A1 A2 मिलने पर पिकअप होती है। दरअसल हमने स्टार्ट कमांड दी ना तो मोटर देखो क्या हो रही है, चल रही है, बात खत्म। लेकिन जैसे स्टार्ट बटन छोड़ दिया, एन हुआ, मोटर बंद हो गई। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो सर्किट है ना, इसमें कहीं पर भी होल्डिंग के कॉन्टेक्ट नहीं है। कौन से कॉन्टेक्ट नहीं है? होल्डिंग का कॉन्टेक्ट नहीं है। होल्डिंग का मतलब होता है कि एक बार कमांड देकर हमने छोड़ दी तो मोटर लगातार चलती रहे तब तक जब तक या तो स्टॉप कमांड ना दे या ओवरलोड ना आए। तो ये वो वाला सर्किट तो है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं इंचिंग सर्किट। दरअसल इंचिंग का दूसरा नाम होता है जॉगिंग। क्या होता है? जॉगिंग। और है क्या वास्तव में? इंचिंग का मतलब होता है रुक रुक कर चलना, यानी जब तक हम कमांड देंगे तब तक चलेगा। सीधा एग्जाम्पल बताऊँ, विद्युत घंटी हमारी, ऐसा ही कनेक्शन इसके होते हैं। अब विद्युत घंटे में देख लो, जब तक हम स्विच प्रेस करके रखते हैं तब तक सर्किट बनता है। जैसे हमने स्विच छोड़ दिया यानी स्टॉप कमांड ही हो गई एक तरह से, सर्किट ऑफ, मोड बंद। इसमें भी यही होता है। यानी अगर हमें मोटर को चलाने की आवश्यकता है तो बार बार मोटर को स्टार्ट कमांड देनी पड़ेगी। ऐसे सर्किट को इंचिंग सर्किट बोला जाता है, ठीक है ना। इंचिंग का दूसरा नाम जॉगिंग होता है, वो ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे काम आ सकता है पेपर में। अगला सवाल, एसी मोटर के स्टेटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? माय डियर, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है, एक न्यूमेरिकल बनता है। यानी वो चलते ही हमें ये भी कह देगा कि 4 पोल मोटर में बताओ टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू पोल, ठीक है। हालांकि एक और फॉर्मूला भी है, 360 इंटू पेयर ऑफ पोल। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी पोल के जोड़े बना दो। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन होगा, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। 180 इंटू पोल की, पूरा दिखाऊँ ऑप्शन ये लो, 180 इंटू पोल की संख्या। इतना इंपॉर्टेंट है। आगे एक न्यूमेरिकल आएगा कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री की गणना करो, तब आपसे मैं पूछूंगा। माय डियर, ये है वो स्टार्टर वाला डायग्राम जो पिछले साल तो हर शिफ्ट में आया है। पिछले साल क्या, उससे पहले भी आया है। पक्का आपके ये वाला होगा। पकड़ कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे? देखो भैया, ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। इधर लिखा हुआ है स्टार्ट, ऊपर की तरफ कर देंगे तो मोटर करेगी रन। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर को सर्किट में लेते हुए पहले मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में मोटर ऑटो ट्रांसफार्मर बाहर कर देते हैं तो रनिंग कंडीशन में आ जाती है। डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसका उत्तर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है आपके एग्ज़ामों में। पिछले साल हर शिफ्ट में था। देखो आपके CBT एग्ज़ाम होते हैं, शिफ्ट में 3 होती है, दिन में एक दिन में 3 शिफ्ट होती है। तो अच्छे से इस डायग्राम को देखो, उत्तर करना है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है ना। दूसरे वाले आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। अगला सवाल देखो, सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था जब हम स्लिप ज्ञात करने वाले सवाल पर थे, F इंटू 120 बटा पोल। ये तो आपको अल्टरनेटर में भी याद रखना ही पड़ता है। गति, फ्रीक्वेंसी और पोल, तीनों में से 3 फॉर्मूले बनते हैं। किसी सवाल में फ्रीक्वेंसी पूछ बैठता है, किसी में पोल पूछ लेता है, किसी में आपसे सिंक्रोनस स्पीड पूछ लेगा। तो अच्छा फॉर्मूला है, याद रख लेना। F इंटू 120 बटा पोल, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। ये रहा, ये कुछ देखो बेसिक और फंडामेंटल है। मुझे ये लगता है कि अगर आप 2 साल से ITI जा रहे हो ना, भाई सेकेंड ईयर में हो तो जाहिर सी बात है गए ही होंगे, तो फिर आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए कभी भी। क्योंकि अब ITI सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो अब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम। आजकल वो तो है नहीं कि ITI पास है तो सीधे कहीं नौकरी मिल जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को 10 महीने तैयारी करवाते हैं, 2 महीने आपको ITI वालों को देते हैं। तो उनके पेपरों की सिचुएशन देखना आप क्या होती है, तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत कर लेना। देखो अगला सवाल देखो भाई, कॉन्टेक्ट का नाम क्या है जिसे X के रूप में दर्शाया गया है? देखो ये है वो कॉन्टेक्ट जो मैं बताना चाह रहा था। ये भी कंट्रोल सर्किट है, सेम वैसा ही था। स्टार्ट बटन को एक बार दबा दे लेकिन मोटर लगातार चलती रहे, इसके लिए ना स्टार्ट बटन के समांतर में, जैसे कि इसमें लगा रखा है, स्टार्ट बटन के पैरेलल में एक कॉन्टेक्ट लगाया जाता है और इसे बोला जाता है होल्डिंग कॉन्टेक्ट। ऑक्सिलरी एनो कॉन्टेक्ट होता है, ये मेन कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ऑक्सिलरी होता है। ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक। सहायक एनो संपर्क होता है,
जिसका काम है स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद मोटर को लगातार चलाए रखना, इस कॉइल को लगातार सप्लाई देना। देखो कहाँ से आएगा, फेज है, फ्यूज में से निकल कर आएगा। स्टॉप बटन ऑलरेडी NC है, यहाँ से होते हुए आएगा। अब की बारी ये पिकअप होकर NC हो गया। NO होता है मेन कॉन्टेक्टर के साथ होता है। मेन कॉन्टेक्टर जैसे ही चिपक कर NC बनता है तो उसके साथ में ये भी NC बन जाएगा। यूँ था, पिकअप होते NC बन गया। तो अब हम इसको छोड़ भी देंगे तो सप्लाई यहाँ से होते हुए जाती रहेगी। ये ओवरलोड रिले NC होती है, कॉइल को मिल गया, इधर से कॉइल को न्यूट्रल आ रहा है, मोटर लगातार चलेगी। अब कब बंद होगी मोटर, या तो हम इस स्टॉप बटन को दबा दें तो कॉइल मैग्नेट बनाना बंद, मेन कॉन्टेक्टर छूट गया, उसके साथ ये भी छूट गया। अब दोनों ही NO है, मोटर दोबारा नहीं चलेगी। या फिर ओवरलोड आ जाए, यहाँ से कॉन्टेक्ट NO हो जाए। दो ऑप्शन होते हैं मोटर के बंद होने के। तो इसका कॉन्टेक्ट X वाले का, खैर आपके CBT एग्जाम में तो इतनी डिटेल कौन पूछता है, तो ज़्यादा घबराना मत। आपके इसमें आएगा तो C ऑप्शन है इसका, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बोलना है आपको, सहायक संपर्क इसका उत्तर करना है। प्रैक्टिकली बाद में फील्ड में जब जाओगे तो बहुत काम आएगा। काम क्या है इसका, होल्डिंग कमांड देना, होल्ड करके रखना। वाइंडिंग का प्रकार पूछ रहा है माय डियर आपसे। देखो पहले तो देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, इसलिए बास्केट वाइंडिंग है, ये ध्यान रख लेना। अब स्लॉटों के अंदर देखो, अगर इस स्लॉट का मैं एक एग्जांपल दूं तो एक ही परत आई है ना, इस स्लॉट का अगर एग्जांपल दूं तो एक ही परत आई है, तो फिर सिंगल लेयर है। ये रहा पहला ऑप्शन, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। जब एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड आती हो तो इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहा जाता है। दो साइड अगर आती हो तो उसे बोला जाता है डबल लेयर वाइंडिंग। तो ये हमारी सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। ए ऑप्शन सही करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, चिंता मत करना। CBT एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, जो भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे एग्ज़ाम देने वाले, प्लीज़ एक बार एक ग्रुप में शेयर कर देना इसे। सवाल देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। पहले सवाल में ही बोल दिया था कि ऐसा भी आ सकता है, तो ये रहा आपका उत्तर पहले ऑप्शन में। सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। 3 तरह के होते हैं, अंशीय स्लिप, स्लिप स्पीड और प्रतिशत स्लिप। तो ये परसेंटेज स्लिप वाला है, इसकी कैलकुलेशन भी आएगी। आगे एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें वो कहेगा कि बताओ इसकी कितने % स्लिप है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं से ही बनते हैं। आओ अगले सवाल पर। कंट्रोल सर्किट में कौन सा ऑपरेशन आपको दिखाया गया है। देखो इसमें भी ना स्टार्ट बटन ही है, स्टार्ट बटन ही है, और कहीं पर आपको कोई होल्डिंग कॉन्टेक्ट नहीं दिखाया, तो ये भी एक इंचिंग सर्किट ही है। ठीक है, बी उत्तर कर देना। जॉगिंग परिपथ है, इंचिंग परिपथ है। 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों में आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सी सर्किट है, तो दोनों का इंचिंग सर्किट है। एक में वो कॉन्टेक्ट पूछ रहा था, तो एक में तो कॉन्टेक्ट है ऑक्सिलरी वाला, और एक कंट्रोल सर्किट आएगा जिसमें ओवरलोड के कॉन्टेक्ट के बारे में बात करेगा। वैसे मैंने बार बार आपको बता ही दिया था, तो कोई दिक्कत है नहीं। 3 फेज मोटर वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर कितना है। 3 फेज में 120 होता है, सिंगल फेज में 90 डिग्री होता है ना। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको जो सेकेंड ईयर वाले एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, ये क्वेश्चन उनको पहले से बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं, आगे भी जाना होता है। बहुत क्वेश्चन सारे करवाने हैं ना, आगे बढ़ेंगे तो ही बात बनेगी। सवाल देखो, स्लिपिंग मोटर का है, ये वाउंड रोटर दिखाया गया है। एक्स से चिन्हित भागों के नाम पूछ रहा है, यानी इनका नाम पूछ रहा है। तो स्लिपिंग मोटर में रोटर पर ये जो लगते हैं ना भाग, इसका नाम स्लिपिंग ही है। ये वाउंड रोटर है पूरा जो हमें दिखाया गया है, और जहाँ पर एक्स लिखा गया है माय डियर, वो क्या है, वो स्लिपिंग है। ठीक है जी, हमें एक्स से दिखाया गया जो पार्ट है उसका नाम स्लिप रिंग है। अगला सवाल, आपको एक वाइंडिंग दिखाई गई है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है। अच्छे से देख लो, सीधा उत्तर याद रखो, डायग्राम सीधे सीधे सामने मिलेंगे CBT एग्ज़ाम में, तो कुछ नहीं करना, पढ़ा और ऑप्शन, है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। इसका नाम है जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग, हीरे में, ठीक है ना, डायमंड मेस शेप कॉइल वाइंडिंग। डायमंड शेप है लेकिन वो भी मेस की आकृति और है, डायमंड मेस करना है। इसमें 2 ऑप्शन है, देखो मेस ये रहा और एक डायमंड मेस है, तो डायमंड मेस के ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है ना, सीधा पेपर में क्वेश्चन होगा, सीधे ऑप्शन होंगे। हाँ, इसलिए मैं डायमंड मेस और मेस पर रुक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डी उत्तर दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में डी हो, क्योंकि जब CBT एग्ज़ाम होते हैं तो ऑप्शन सफल कर जाते हैं। ए वाला B में, B वाला C में आ सकता है, हो सकता है सीधा भी आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मान कर चलना है कि ऑप्शन भी बदल सकते हैं। इसलिए ABCD नहीं,
ऑप्शन याद रखना है कि उसके अंदर लिखा क्या था। अगला सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति किससे बोलते हैं? देखो सिंक्रोनस स्पीड जो हम कैलकुलेशन करके लाए थे F × 120 बटा पोल से, तो इससे जो स्टेटर को हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं ना, तो स्टेटर में जो पोल होते हैं NS, वो पोल इतनी स्पीड से बदलते हैं कि वो अपने अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का व्यवहार पैदा करते हैं, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसके अंदर जैसे हम रोटर रखते हैं ना, तो रोटर पर फोर्स लगता है और वो भी उसी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। तो इसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बोल देना शॉर्ट में। यानी स्टेटर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जो खुद रोटेटिंग प्रकार का होता है, यानी घूमने वाले स्वभाव का होता है, ठीक है ना। उससे ही सिंक्रोनस स्पीड कहा गया है, जिससे अपेक्षा की जाती है कि रोटर भी इसी पर चलना चाहिए था। माय डियर पूछ रहा है कि ये प्रतीक किसका है, तो आपको मैं संक्षेप में बता दूं। सबसे पहले ऐसे एक बॉक्स बना हुआ हो और जिसके अंदर यूं निशान हो, तो ये है स्टार्टर का। किसका है? स्टार्टर का है, याद रख लेना। अब इसके बाद में आता है कि इसके अंदर कैसे कैसे, तो अंदर अगर DOL लिखा हुआ है तो DOL स्टार्टर। अगर स्टार डेल्टा का सिंबल बना हुआ है, ये स्टार है ना और ये डेल्टा है, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया। अब ये अंदर वाला सिंबल, ये वाला किसका है मुझे बताओ, याद है क्या किसी को? ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है ये, तो ये स्टार्टर भी कौन सा हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। यानी अभी तक हमने 2 देखे हैं, एक डायग्राम आ रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का, एक सिंबल आ रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का। यानी स्टार्टरों के जो 2 क्वेश्चन आए उनमें अभी तक दोनों के ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर ही ऑप्शन सही हो रहा है, ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बीच वाले पार्ट का याद रख लो। वाइंडिंग मशीन के X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो ये वाइंडिंग मशीन दिखाई गई है जिससे हम वाइंडिंग करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं सहमत नहीं हूँ, इनका उत्तर गलत है। X से ये भाग दिखाया गया है ना, तो सुन लीजिएगा पहले। इन्होंने तो लिखा है इसको मैंड्रेल, खराद का धूरा। हालांकि थोड़ी सी इनकी गलती है, अगर डायग्राम में आप एक्चुअल में मिलान कराएंगे तो ये स्पूल कैरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूल कैरियर। लेकिन मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, आपको वही करना है जो निमी आपका सही मानता है। आपके CBT एग्जाम में वो क्वेश्चन सही होंगे जो निमी के अकॉर्डिंग सही माने गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए करना, खराद का धूरा, मैंड्रेल ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। मैंड्रेल इंग्लिश याद रख लो, खराद का धूरा हिंदी में याद रख लो, जिनको समझ में आ रही है जो डायग्राम देख लो। वाइंडिंग मशीन का क्वेश्चन आएगा 3 फेज में, तो आपको याद रखना है भैया जी। अगला सवाल, 6 पोल मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री की गणना करो। आ गया ना, बताया था ना कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, भूल गए कि याद है? बताओ। 180 इंटू पोल, कैलकुलेशन करके मिलान कर लो अपना अपना उत्तर कितना आएगा। 180 इंटू 6 करोगे 1080 आ रहा है ना। 180 इंटू 4 करोगे तो 720 आता है। कुछ एक वैल्यूएशन है, याद रख लो। ये छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकते हैं। अच्छा फिर देखो, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर है, अंदर स्टार डेल्टा बना हुआ है, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, ए ऑप्शन आएगा। भाई ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें शायद किसी को कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा ज़रूरत है, क्या है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर, डायग्राम बना हुआ है, प्रतीक लिख रहा है, सीधा सामने समझ में आ रहा है। पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है? देखो पिच फैक्टर का होता है, पहले कुछ बातें करते हैं, सुनना ध्यान से। मान लो हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि 36 स्लॉट है और 4 पोल है, मोटर की पोल पिच बताइए, ऐसा न्यूमेरिकल आता है ना। फॉर्मूला होता है स्लॉट बटे पोल, पिच आई 9। इसका मतलब है कि हमें जब वाइंडिंग करनी है तो वाइंडिंग की कॉइल में जो 2 एक्टिव भाग होते हैं ना, उसको एक को 1 नंबर स्लॉट में डालना है, एक को 10 नंबर में डालना है। 2 एक्टिव भागों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है, 9 करें। बट हमने वाइंडिंग करते ही क्या किया, पिच 7 ले ली, 1 से 8 ही रखा। क्या किया? 1 से 8 ही रखा, ये वाइंडिंग कर दी छोटी हमने। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाइंडिंग इसी पर हो, हम जनरली विषम संख्या में वाइंडिंग लेकर करते हैं। फॉर एग्जांपल 24 स्लॉट 4 पोल आ जाते तो पोल पिच 6 आ गई ना, तो 6 के हिसाब से तो नहीं कर सकते, या तो 5 के हिसाब से करो या 7 के हिसाब से करो, विषम लेनी पड़ती है। तो फिर पिच फैक्टर आता है उस वाइंडिंग का, तो वो डिपेंड करता है वाइंडिंग पिच कितनी थी, पोल पिच कितनी थी। बी उत्तर होगा, पिच फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। किस पर वाइंडिंग की गई, किस पर वाइंडिंग की जानी चाहिए थी,
ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग वाइंडिंग 3 तरह की होती है, शॉर्ट पिच, फुल पिच और लॉन्ग पिच। पिच फैक्टर इकाई से कम, इकाई से अधिक, ठीक है ना, 3 तरीके से आता है। देखो अगला सवाल देखो, फुल लोड 10 HP मोटर 3 फेज़ की फ्यूज की रेटिंग पूछ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो एक सवाल बताता हूँ। 1 HP की 3 फेज़ मोटर की फुल लोड करंट 1.5 एम्पियर होती है। इसलिए किसी भी मोटर की FLC फुल लोड करंट निकालने के लिए उसके HP को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मोटर का करंट कितना है, 15 एम्पियर। अब बात आती है फ्यूज की। फ्यूज हमेशा रेटेड करंट का 1.5 गुना लगता है, यानी इस 15 को 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई और कर दो, 22.5 एम्पियर उत्तर हुआ। 22.5 का कोई फ्यूज आता नहीं है, 25 एम्पियर का फ्यूज लगेगा। कितने का लगेगा, 25 एम्पियर का फ्यूज लगेगा। बताओ बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या? इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आपके पेपरों में आगे तो कर रहोगे क्या। अगला सवाल देखो भाई, ये कैलकुलेशन है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। इतनी दूर वीडियो को कौन देख रहा है ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि जनरली 5, 7, 10 मिनट बाद में भी स्किप कर जाते हैं बच्चे। 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉयल 3 फेज मोटर में कॉयल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल जोड़ों की संख्या की गणना करनी है। पोल के जोड़ों के हिसाब से बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कि टोटल कॉयल कितनी है और बटे फेज इनटू पेयर ऑफ पोल, क्योंकि पोल के जोड़े बताने हैं ना, पेयर ऑफ पोल पर लेना है, तो पोल के जोड़े निकाल देंगे यहाँ पर। टोटल कॉयल कितनी है देखो, स्पष्ट बता दिया, 12 कॉयल है, ठीक है। फेज कितने हैं, 3 फेज है। पोल के जोड़े कितने हैं, 2 पोल है, तो जोड़ा कितना बनेगा, 1 ही। उत्तर कितना आएगा, 4। बात समझ में आ गई क्या? अब इसमें अगर सीधा प्रति पोल प्रति फेज पूछ लेता ना, जोड़े नहीं पूछ लेता, प्रति पोल प्रति फेज, उस दौरान आपको यहाँ पर 2 और रखने होते और तब उत्तर आता आपका 2। पोल के जोड़े पूछ रहे हैं, लैंग्वेज पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सुन लो और उत्तर कर देना, 4 आएगा। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ो और इसका उत्तर देखो, गलत नहीं जाना चाहिए। बस थोड़ा समय दे दो, रुक कर आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल देखो, AC कॉयल वाइंडिंग का नाम क्या है? दरअसल देखो, अगर टर्मिनल से आप कनेक्शन के हिसाब से देखते हैं, सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग में करवा चुका हूँ, क्वेश्चन पूछा था कि किस में हाफ कॉयल वाइंडिंग होती है, सीलिंग फैन उत्तर था, मैंने बताया था कि क्यों होती है। तो सुनो, ये इसका अंतिम है। अगले वाले के देखो, अपोजिट से जा कर के लग रहा है ना, तो अंतिम से अंतिम, पहले से पहला, अंतिम से अंतिम, पहला बाहर। तो इस तरह के कनेक्शन को होल कॉयल वाइंडिंग बोलते हैं। कनेक्शन से डिसाइड होता है होल कॉयल और हाफ कॉयल। और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आज से 15 साल पहले से आ रहा है। 2007-8 में जब एग्ज़ाम होते थे तब भी ये क्वेश्चन आता था, तो आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, घबराना मत, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं रोकेंगे, 3 फेज मोटर के क्वेश्चन आपको और देंगे। लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल भी सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना। और दोस्तों तक पहुंचाइए प्लीज़ क्लास को, क्योंकि हम कंपटीशन वालों की तैयारी कराते हैं तो क्लास ITA वाले बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है। आप शेयर करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।